हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सभी से निवेदन करूंगा कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम क्लास 10th के यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट के विज्ञान के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उनको देख रहे हैं। तो पूरे नंबर आप यहाँ से ले सकें तो पूरे वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा। और यहाँ मैंने इक्वेशन फॉर्मेट में यहाँ पर लिख दिया, ऑब्जेक्टिव टाइप तो नहीं लिखा। आप एक बार प्रॉपर रीड कर लेंगे तो सारे ऑब्जेक्टिव आपके सही जाना है और पूरे नंबर आप लोग लेकर आएंगे। तो अध्याय पहला हम देखें, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो केमिकल इक्वेशंस हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है। तो मैं इसके पहले बता दूं कि जो विज्ञान है उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर मैंने दे दिए हैं। आप लोग मेरे इस चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। विज्ञान का हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है, तो उससे आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी में से पूरा पेपर आना है। भाई ऑब्जेक्टिव के लिए भी मैंने बोला था, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ इंग्लिश में मैंने लिख दिया, आप लोग देख सकते हैं। वे अभिक्रियाएँ जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म टू आर मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। निम्न अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, इन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। ये सब खालिस्तान में, सत्य असत्य में या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इनको पूछा जा सकता है। तो आप लोग एक बार प्रॉपर इनको रीड कर लें, एक दो बार करें कम से कम, ताकि आपको याद रहे। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका नाम है। अवशोषण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। अध्याय 2 पर आते हैं, अम्ल, क्षारक एवं लवण, जो एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स है। तो अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये लोग आप सभी ध्यान रखिएगा इसका। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा। जैसे प्योर वाटर जो होता है, द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। तो जो शुद्ध जल होता है आपका, उसका मान जो है पीएच मान 7 होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा बन जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्राकृतिक स्रोत जो है, नेचुरल रिसोर्स जो है, और एसिड जो है, वो आप लोग देख सकते हैं। ये सब आपके काम की चीज़ें, इसमें से कुछ भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। सिरका, जिसे एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है, संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्टेरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्समेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, और नींबू में यहाँ पे सिट्रिक अम्ल है। चींटी के डंक में जो है वो मेथोनाइक अम्ल पाया जाता है। अपच या उपचार करने के लिए, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये एसिड, यहाँ एंटीसिड, ये जो यहाँ पर बोला गया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जब अपचन होता है तो उसके उपचार के लिए एंटीसिड का उपयोग किया जाता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा 10। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। केमिकल फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोई एक उपयोग लिखिए। यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लिख सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है। केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये पिछले सालों में पूछा जा चुका है ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो आप लोग इनके फार्मूले याद रखिएगा। धोने का सोडा जो वॉशिंग सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। और शुद्ध जल का pH मान 7 होता है प्योर वाटर का। द रेंज ऑफ pH वैल्यू ऑफ एसिड्स, जो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, वहीं जो बेसिस है क्षारी का pH मान 7 से ज़्यादा होता है, और जो 7 है वो न्यूट्रल वैल्यूज़ होती है। अध्याय 3 पर चलते हैं, धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघातधर्ता कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। और हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो अपर रूप हैं, ये ध्यान रखिएगा। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश वर्जन में मैंने दिया, आप लोग वो पढ़ लीजिएगा। दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यदि कोई एक धातु पारद है तो इनके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, यदि कोई मरकरी है तो इसे अमलगम कहते हैं। अत्यधिक क्रियाशील धातु, ये पिछले कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सोडियम होती है, ध्यान रखिएगा। और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु जो है मरकरी पारा जिसको हम कहते हैं। शुद्ध सोने जो प्योर गोल्ड है उसका मान 24 कैरेट होता है। और जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ करती हैं उन्हें ध्वनि कहते हैं, जो सोनोरस भी बोला जाता है इंग्लिश में इसको। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। धातु नहीं है आयोडीन, पर इसके बाद भी वो चमकीला होता है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है, इसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। तो 22 कैरेट गोल्ड जो है वो आभूषण बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अध्याय 6 पर चले हम, लाइव प्रोसेस जो जे प्रक्रम में मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है यहाँ उत्सर्जन से, जो हम देखें तो वो दिया गया है। इसमें पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन करने के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम यहाँ पर देखें कि ये पैरुवेट के विखंडन में ये कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया, ये आप लोग ध्यान रखें। वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है, ये आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं इनका। अध्याय 7 पर चलते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। तो यहाँ साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, ये ध्यान रखिएगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, माफ कीजिएगा, सिनेप्स इसका नाम है। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। हार्मोन यहाँ देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि कार्य इसके दिए गए हैं। वृद्धि हार्मोन के लिए पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी कहा जाता है, सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करता है। थायराइड ग्रंथि जो होती है शरीर में वृद्धि के लिए, जो उपापचय या नियमन, रक्त में शर्करा इस तरह का जो है नियमन भी करता है। ये इंसुलिन जो है वो रक्त में शर्करा, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उसमें इंसुलिन काफ़ी बढ़ जाती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। टेस्टास्टेरोन जो है वृषण के लिए होता है, यहाँ अंडाशय आप मादा लैंगिक अंगों के विकास के लिए। एड्रीनलिन जो एड्रीनल ग्रंथि होती है उसके लिए, और आयोडीन जो है वो थायरॉक्सिन के लिए यहाँ पे यूज़ की जाती है। तो ये सारे जो ग्रंथि उनके नाम थे यहाँ पर। जीव जनन कैसे करते हैं, अध्याय 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ये भी पूछा जा चुका है, इसका आंसर आएगा ईस्ट। और निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है।
तो यहाँ ऑप्शन दिए थे अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, इस टाइप में। तो उत्तर जो है वो सी आएगा, शुक्रवाहिका जो है। परागकोश में परागकण होते हैं, ये भी है। इसके बाद फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, तो आप यहाँ देख सकते हैं डीएनए का पूरा नाम जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं, जैसे पपीता, तरबूज। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल, सरसों। यहाँ इंग्लिश मीडियम में भी आप लोग देख लें। वृषण शुक्राणु उत्पन्न करते हैं और नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलन को निषेचन कहते हैं। अध्याय 9 देखें हम, अनुवांशिकता एवं जैव विकास जो है उसमें संजात अंगों का जो उदाहरण है वो है हमारा, यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हैं, हमारा हाथ तथा ये कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास और उपरोक्त सभी। तो आंसर जो है उपरोक्त सभी यहाँ पर आएगा। फिर विकासी दृष्टिकोण से हमारी किसकी अधिक समानता है, तो ये चीन के विद्यार्थी इसका सही आंसर रहेगा। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन मेल, ये ध्यान रखिएगा। अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है, मेंडल इसका सही आंसर है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। अध्याय 10 पर आते हैं, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दर्पण सूत्र ये होता है, याद रखिएगा। लेंस सूत्र भी, इसमें लेंस सूत्र में माइनस आ जाता है, दर्पण सूत्र में प्लस आता है। 1/b + 1/u = 1/f। और इसका एलसीएम लेकर भी फार्मूला बनाया जा सकता है, सत्य असत्य में पूछ सकते हैं, वो आप लोग ध्यान रखिएगा। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। द फोकल लेंथ ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज इक्वल टू हाफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर है। द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डाईऑप्टर। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश की माध्यम में चाल का अनुपात होता है। प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता है, ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट लाइन में चलता हमेशा। इसके बाद निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो उसका आंसर आएगा मिट्टी। यदि कोई भी ऑप्शन है तो उसमें से मिट्टी से आप लेंस नहीं बना सकते हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो उस समय वस्तु की स्थिति होगी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो या तो वो समतल दर्पण होगा अथवा उत्तल दर्पण होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। वाहनों के साइड मिरर में हमेशा उत्तल दर्पण उपयोग में लाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर्स, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। अवतल दर्पणों का उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट, सेविंग दर्पणों में किया जाता है। अवतल दर्पणों का जो कॉनकेव मिरर से उसका। अध्याय 11, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है। सामान्य दृष्टि के वयस के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। यदि जो सामान्य व्यक्ति जिसकी आंखें खराब नहीं है तो वो यदि किसी भी चीज़ को पढ़ रहा है, बुक को, या देख रहा है, तो जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है दृष्टि पटल, रेटिना, जिस पे बनता है। और दूर दृष्टि दोष का निराकरण उत्तल लेंस से किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का जो निराकरण है वो अवतल लेंस से किया जाता है। द लेंस यूज्ड टू करेक्ट नियर साइटनेस कॉनकेव लेंस एंड फार साइटनेस इज कॉन्वेक्स लेंस। आकाश के नीले रंग का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। श्वेत प्रकाश या का उसके अवयवी वर्णों में विभाजन विक्षेपण कहलाता है। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताम प्रतीत होता है। जो रेड्स हम रेडिस देखते हैं जब सन
सेट होता है या सनराइज होता है तो वो किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्केटिंग ऑफ लाइट के कारण। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश की एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश जो है एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है कॉर्निया के कारण। विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी अध्याय 12 वो हम देखें, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इन एम्पियर इज एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। और एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की देखें तो ओम होती है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। इसका सिंबल भी आप देख सकते हैं। द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। विद्युत शक्ति का मात्रक वॉट है। 1 किलोवाट में 3 × 6 × 10⁻⁶ जूल होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। और विभवांतर मापन का यंत्र है वोल्ट मीटर। द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट मीटर। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट अमीटर। धारा मापी यंत्र है अमीटर। अध्याय 13 पर चलते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो इसका आंसर होगा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना जो है वो कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनरेटर कहते हैं हम, जनित्र जिसको कहा जाता है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम लिखिए, राइट हैंड थंब रूल ऑफ फ्लेमिंग, ये आप लोग बुक से देखकर लिख लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, तो वेक्टर राशि होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं, कर्व में होती है, क्लोज्ड कर्व में। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑस्टेट रखा गया है, ये भी काफ़ी पूछा गया, ध्यान रखिएगा। 19वीं शताब्दी में अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेट ने विद्युत चुंबकत्व को समझाया था। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संचुचन किया जा सकता है, उस चुंबक को उसका चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। हमारा पर्यावरण जिसमें देखें, इसमें बहुत कुछ हट चुका है, पर जो कम ऑब्जेक्टिव आएंगे उसमें आप कॉमन सेंस से कुछ भी पूछ सकते हैं। सभी हरे पौधे एवं नील हरी शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उत्पादक कहलाते हैं। वे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर आप यहाँ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर होते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। और निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो घास, पुष्प तथा चमड़ा आप देखेंगे, फलों के छिलके, केक, नींबू का रस, लकड़ी एवं घास। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, बकरी तथा मानव, ये इसका आंसर रहेगा। तो मैंने कोशिश की है कि जो बुक से जो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उन सब का यहाँ पर कलेक्शन किया। इसके अलावा आप परीक्षा बोध, प्रश्न बोध या जो भी प्रश्न बैंक है एमपी गवर्नमेंट की या मॉडल पेपर है, उनसे भी आप ऑब्जेक्टिव देखें। पिछले साल के जो हैं उनकी तैयारी तो आप लोगों ने कर ही ली होगी, बट यहाँ पर जो अलग से कलेक्शन था जिसमें से बहुत कुछ आना है एग्जाम में, वो मैंने यहाँ पर कर लिया। तो आप इनको और 2-3 बार रीड कर लेंगे तो मैं सोचता हूँ कि कोई भी गलती ऑब्जेक्टिव में नहीं होना और पूरे नंबर आप लेकर आएंगे। साथ ही इम्पॉर्टेंट मैंने बता ही दिए हैं, उनसे भी आप लोग अच्छी तैयारी करिए। चैनल से जुड़े रहिए, आगे जो भी अपडेट आती है फिर मैं लेकर आता हूँ। थैंक यू सो मच।